और जब भी मैं इंटरनेशनल मीडिया पे भी जब अपनी बात रखता हूं तो जो पीछे जो सीन चल रहे होते हैं टीवी पर या उनके स्टूडियोज में, उसमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक तरह का कहीं से अटैक हुआ है या असॉल्ट हुआ है, किसान भाग रहे हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं, मेन लाइन इकोनॉमिस्ट हैं, उनका इतना दबाव है आज कि वो नहीं चाहते कि स्टेटस को किस्से में कोई बदलाव हो। स्टेटस को जो भी एग्जिस्ट करता है उसमें कोई बदलाव हो, यानी मतलब कहने का कि किसान गरीब है तो गरीब ही रहे। कि जो सरकार का अपना सर्वे है जिसको हम सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कहते हैं, वो ये बताता है हमें कि किसान परिवार की जो औसतन आय है वो 10,218 रुपए है पूरे देश में। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। किसान आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं क्योंकि आपको पता है खनौरी बॉर्डर पर 23 साल के एक युवा किसान की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। किसान नेता हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी फोटो ट्वीट की और ट्वीट कर ये बताया कि सीधे गोली सर में मारी गई है। उसके बाद से ही जो दिल्ली कूच करने का किसानों का जो प्लान है उसको थोड़े दिन के लिए उसको रोक दिया गया है और आज किसान ये फैसला करेंगे कि उन्हें दिल्ली कूच करना है या फिर नहीं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा ट्रैक्टर जो मार्च है वो निकालने का फैसला किया गया है और 14 मार्च को, ये राकेश टिकैत ने इंफॉर्मेशन दी है कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी पंचायत यहां पर की जाएगी और फिर उसके बाद देश भर में अलग अलग मीटिंग्स की जाएंगी और ये फैसला किया जाएगा कि आखिर किसान आगे क्या करने जा रहे हैं। आपको पता है कि लगातार जो बातचीत का दौर सरकार और किसानों के बीच में चला वो बेनतीजा ही साबित हुआ है अब तक। और जो ऑफर सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया था 5 साल के लिए 5 फसलों पर एमएसपी सरकारी एजेंसीज के जरिए, वो कंपनीज के जरिए, उसको किसानों ने मानने से इनकार कर दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी ही उन्हें चाहिए, इससे कम पर कोई बात नहीं होगी। 23 फसलें हैं जिस पर उन्हें कानूनी गारंटी चाहिए। लेकिन जिस माहौल में बातचीत की जा रही है, जिस तरह से किसानों के ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है और जो किसान नेता है यहां तक कि वो भी जो जमीन से लेकर आसमान तक जिस तरह रहा है, आपको पता ही है 14 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आसमान से जो है वो ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से किसानों को जो परेशान किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि देश के दुश्मनों से सरकार डील कर रही है। दिल्ली को ये बना दिया गया है कि दिल्ली जैसे एक कोई दूसरा देश है जहां पर पासपोर्ट और वीजा के बगैर एंटर नहीं हुआ जा सकता है और ये कोई माइग्रेंट्स हैं किसान, ये तरह से बिना वीजा पासपोर्ट के एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो अब कोई भी विरोध की उठती हुई जो आवाज है उसको पूरे तरीके से जो मौजूदा सरकार है वो दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है और दिल्ली कोई ना आ जाए और दिल्ली आकर कोई आवाज ना उठा ले, खासतौर पर किसान। ये पूरी की पूरी प्लानिंग है। खबर ये भी थी कल की एनएसए जो है वो किसानों पर लगाया जाएगा, उन किसानों पर जिनकी लिस्ट जारी की गई है, जो कहा गया है कि उपद्रव में वो शामिल हैं, और कुर्की की जाएगी उनकी संपत्ति की, जो सरकारी नुकसान हुआ है उससे उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि एनएसए लगाने की जो बात कही गई थी उसको अभी फिलहाल वापस ले लिया गया है। तो ये पूरा आंदोलन आखिर कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? किसान लगातार जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, क्या वाकई में उनकी ये मांगे पूरी हो पाएंगी? और आखिर सरकार ने जो प्रपोजल दिया था वो प्रपोजल कितना सही कितना गलत था, इस पर क्या विचार करना चाहिए था किसानों को, इस सब पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जाने माने कृषि एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट मेरे साथ मौजूद है देवेंद्र शर्मा जी। आप लगातार उनको तमाम टीवी चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस आवाज को बुलंद करते हुए आप देखते रहे हैं। किसानों की हक की बात वो लगातार करते रहे हैं। एक फेयर पर्सपेक्टिव जो है वो जनता के बीच तक वो पहुंचाते हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस्तकबाल मेरे कार्यक्रम में। पहला सवाल जो अभी सबके जहन में आ रहा है वो मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि फिलहाल इस किसान आंदोलन को
आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं? इसके टेक्निकल पहलुओं पर मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, 11 दिन हो गए हैं, आज किसान इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, बुजुर्ग किसान जो है, कई की वो हार्ट अटैक से वहां पर मौत हो गई है। आपको पता है कि कितनी दुर्लभ स्थितियां हैं जहां पर किसान फिलहाल मौजूद है और किस तरह के चैलेंजेस हैं जिससे वो हर रोज दो चार हो रहे हैं। अभी फिलहाल इस किसान आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं और कहां जाता देख रहे हैं? सबसे पहले तो जैसे हम सब ये मानते हैं कि ये बहुत दुखद है कि किसान की डेथ वहां पर हुई है और कई दिनों से हम देख रहे हैं कि टेंशन बहुत है। लेकिन अगला कदम क्या होगा ये तो किसान नेता ही बता सकते हैं कि उनका क्या सोच है, कि वो और डेफर करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, या वो डायलॉग के इंतजार में बैठे हैं कब होगा, ये तो किसान नेता ही बता सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, जैसा कि आपने भी पहले बताया, कि भाई जो किलाबंदी हुई है, ऐसे लग रहा है कि हम एक वॉर जोन में हैं। और जब भी मैं इंटरनेशनल मीडिया पे भी जब अपनी बात रखता हूं तो जो पीछे जो सीन चल रहे होते हैं टीवी पर या उनके स्टूडियोज में, उसमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक तरह का कहीं से अटैक हुआ है या असॉल्ट हुआ है, किसान भाग रहे हैं, पत्थर पर कहीं दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ फेंका जा रहा है। मतलब कहने का कि इट डजंट गिव ए वेरी हेल्दी पिक्चर। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमने सिचुएशन को इस लेवल तक आने दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल सा एक सवाल था किसानों का, या उनकी एक डिमांड थी कि कैसे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक कानूनी अधिकार दिया जाए। इतनी उसके लिए जो मैसिव जो डिप्लॉयमेंट की गई है पैरामिलिट्री की फोर्सेस की, अनफॉर्चुनेट इसलिए भी है क्योंकि अपने ही देश का किसान जो है आज अपनी ही सरकार से बात करने के लिए इतनी बड़ी किलाबंदी कि वो तोड़कर जाए या फिर उससे उससे ना जा पाए आगे। आई थिंक इससे मुझे लगता है कि और बड़ा क्या अन्याय होगा किसानों के साथ। जी, आखिर सरकार को एमएसपी की कानूनी दर्जा देने में किसानों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? वो इधर से हाथ घुमाकर नाक पकड़ना चाहती है, उधर से हाथ घुमाकर कान पकड़ना चाहती है। अलग-अलग तरीके के फॉर्मूले जो हैं वो सुझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, मीटिंग से मीटिंग का दौर चल रहा है। लेकिन एक जो बात जो देश का अन्नदाता पूछ रहा है कि आप हमें एमएसपी का कानूनी दर्जा, उसकी गारंटी आप क्यों नहीं दे सकते हैं? ये उनका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर सरकार की दुखती रग क्या है? वो इस पर राजी क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, दो चीजें हमें समझनी है कि किसान जो है उनकी डिमांड को तो हम सब जानते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हम इस डिमांड के ऊपर अध्ययन करेंगे, सरकार ये कहती है। और हम ये भी जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से इस बात पे कभी ज्यादा गंभीरता से सोचा नहीं गया, वरना अभी तक तो आराम से एड्रेस हो जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं, मेन लाइन इकोनॉमिस्ट हैं, उनका इतना दबाव है आज, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो, चाहे अखबारों के माध्यम से हो, चाहे वो खुद डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि वो नहीं चाहते कि स्टेटस को किस्से में कोई बदलाव हो। स्टेटस को जो भी एग्जिस्ट करता है उसमें कोई बदलाव हो, यानी मतलब कहने का कि किसान गरीब है तो गरीब ही रहे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं जब इकोनॉमिक राइटर्स के या इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल पढ़ता हूं, या मैं टेलीविजन पर जब उनसे डिबेट में बैठता हूं, तो दुख होता है मुझे कि ये देखिए, इतने जाने माने जो इनके थिंकर हैं देश के, या इकोनॉमिक सोच रखने वाले लोग हैं, अगर वो ये मान के बैठे हैं कि किसान को गरीब ही गरीब रहना है, गरीब का गरीब ही रहना है, तो कहीं ना कहीं सारी इकोनॉमिक सोच पे आज एक सवाल खड़ा होता है। और मुझे लगता है कि देश को ये जानना जरूरी है कि क्या कारण है कि हम सोचते हैं कि इस समुदाय की, जो कि देश का 50% है, यानी 70 करोड़ लोग जो हैं, हम नहीं चाहते कि इनकी आय में या इनकी इनकम में कहीं बढ़ोतरी हो। वो उसी लेवल पे रहें जहां पर वो सदियों से रहते हैं या कुछ दशकों से रहते आए हैं, हम जितना हम जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने आपसे कई बार कहा, शायद पहले भी कहा मैंने आपके साथ या कहीं और प्लेटफॉर्म पे भी कहा है, कि जो सरकार का अपना सर्वे है, जिसको हम सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कहते हैं, वो ये बताता है हमें कि किसान परिवार की जो औसतन आय है वो 10,218 रुपए है पूरे देश में, एवरेज देखें तो पर मंथ। और 10,218 में भी अगर हम उसको, क्योंकि उसमें कोई हो सकता है मनरेगा का वर्कर होगा फैमिली में, किसी की चाय की दुकान होगी, ये सब अगर हम छोड़ दें तो सिर्फ फार्म एक्टिविटी से, यानी खेती से 27 रुपए
प्रतिदिन की किसान की इनकम है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के इकोनॉमिस्ट को, जिनकी अपनी तनख्वाह जो है बड़ी फिनोमिनल है या बहुत ज्यादा है, अधिक है, और साथ में पेंशन भी वो अपनी एश्योर्ड पाते हैं या मार्क करके बैठे हुए हैं, वो कम से कम अपनी पेंशन या अपनी सैलरी को तो मार्केट के साथ नहीं जोड़ते, तब तो वहां उनको एश्योर्ड इनकम चाहिए। लेकिन किसान को हम बेझिझक कहते हैं कि तुम मार्केट के हवाले हो जाओ। मेरा मानना है कि अब एक समय आ गया है कि हमें इकोनॉमिस्ट को ये बताना चाहिए कि भाई वाकई ही मार्केट्स अगर अच्छी हैं तो इनकी जो तनख्वाह है, मुझे लगता है कि वो मार्केट से जोड़ देनी चाहिए। अब आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सरकारी मुलाजिम जो है उनकी, आपको याद होगा, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत वो आते थे, और नई पेंशन स्कीम आई है, अब तो कुछ साल हो गए हैं, तो उन्होंने प्रदर्शन करने शुरू किए बहुत सारे प्रदेशों में, और आज कई प्रदेशों ने उनको न्यू पेंशन स्कीम से वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे चले गए हैं। इसलिए गए हैं क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम थी वो मार्केट लिंक थी, मार्केट से उनको घाटा हो रहा था एम्प्लॉइज को, तो उन्होंने डिमांड रखी कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम से लेके जाया जाए। और देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक कमेटी बना दी। कमेटी का जो अखबारों में हमने पढ़ा है, वो कहते हैं कि हम मार्केट्स को टिंकर करेंगे और ये अश्योर करेंगे कि आपको 40% जो लास्ट पे ड्रॉन है आपकी, वो एज ए पेंशन मिले। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आप एम्प्लॉइज के लिए मार्केट से टिंकर कर सकते हैं या उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं या कोई करेक्शन कर सकते हैं, तो फिर एम्प्लॉइज के लिए क्यों किसान के लिए नहीं आप कर सकते? अकेले एम्प्लॉइज को क्यों किसान के लिए नहीं आप कर सकते? वो टिंकरिंग क्या है? वो टिंकरिंग बड़ी सिंपल है। किसान कह रहा है कि मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कानूनी अधिकार बना दीजिए। तो ये तो हुई ना जो करेक्शन आपको करने की जरूरत है। तो क्या कारण है कि किसान के लिए तो आप कहते हैं कि साहब मार्केट इज द बेस्ट आंसर, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन की बात आती है तो आप कह रहे हैं कि साहब ओल्ड पेंशन स्कीम ठीक है, या उन्होंने मांग ली है या उनको दे दी गई है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब जो इकोनॉमिस्ट है हमारे देश के, मेन लाइन इकोनॉमिस्ट, उनकी भी सैलरी अगर आप मार्केट से जोड़ दें, कम से कम उनको प्रूव तो करने दीजिए देश को कि साहब मार्केट्स इतनी अच्छी हैं, हमारी तनख्वाह और भी बढ़ गई। तो अगर वो ठीक है उनके साथ, तो आई थिंक वी शुड अडॉप्ट दिस सिस्टम, वरना लेट देम प्रूव और लेट देम शो कि वो जो बोल रहे हैं वो कितना ठीक है। जी, और देवेंद्र जी, जो सरकार का मित्र मीडिया है, उसमें मैं देख रही थी नया नैरेटिव जो है वो चलाया गया है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो किसान हैं ऑलरेडी उनको जो रकम मिलती है, यानी कि जो फसल के हिसाब से जो वो अर्न कर रहे हैं या सरकार जो उनको पैसा देती है, वो दरअसल जो विदेशों में अगर हम देखें तो उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन अभी भी किसानों को इससे जो है वो तसल्ली नहीं मिल रही है और वो इससे भी कई गुना और चाहते हैं। तो एमएसपी को, यानी कि मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है। कभी हो सकता है कि कुछ लोगों के जहन में आए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको जो मीडिया का एक धड़ा है वो दरअसल इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार पहले से ही किसानों पर बहुत मेहरबान है। अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो हमारे किसानों पहले से ही ज्यादा है, उनको अपनी फसलों का जो मूल्य है वो पहले से ही और देशों से ज्यादा मिलता है, लेकिन उनको इससे और ज्यादा चाहिए। आप इसको कैसे डिबंक करेंगे? बहुत साल पहले एक हमारे देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं जो आईएमएफ में भी और वर्ल्ड बैंक में भी इन सब जगह पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते रहे हैं हमें। एक बड़ा अच्छा उनके साथ मेरा डिबेट था जहां यही बात रखी गई कि हमारे प्राइसेस जो हैं किसानों को मिलते हैं वो दुनिया के जो दाम मिलते हैं उनको उनसे ज्यादा है, यानी उनकी इनकम उनसे ज्यादा है। तो मैंने कहा अगर ये इतना आप बता रहे हैं कि हमारे किसानों की इनकम इतनी ज्यादा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो मैं तो ये सोच रहा था कि अभी तक अमेरिका में तो जो किसान है उनको एक वीजा की लाइन में खड़े होना चाहिए कि हमें भारत में वीजा दे भारत, ताकि हम भारत में आके खेती करें। अब आप बताइए क्या सच नहीं है? अगर किसान को भारत में ज्यादा इनकम मिलेगी तो अमेरिकन किसानों को तो लाइन पर लगना चाहिए हमारे एम्बेसी के बाहर वहां अमेरिका में। दूसरा, यूरोप में अभी 16 देशों में प्रोटेस्ट हुए हैं किसानों के। क्या उनको नहीं पता कि इंडिया में ज्यादा इनकम है? तो वो भी प्रोटेस्ट करने की बजाय कम से कम वहां के वीजा अपने हमारी एम्बेसीज के सामने वीजा एप्लीकेशन फाइल करें कि हम भारत में एंट्री मिले। क्या कारण है कि ये हमारे जो बताया जाता डाटा वो दुनिया के लोगों को समझ नहीं आता, कि उनको नहीं नजर आ रहा कि हमारे यहाँ पर किसानों को ज्यादा इनकम है तो हम भारत चले। जैसे हमारे लोग जो हैं, अगर अमेरिकन एम्बेसी को हम देखें तो सुबह 5 बजे आके लाइन में लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका इज द बिग एप्पल, तो वो वहां जाना चाहते हैं। तो इंडिया में अगर खेती बिग एप्पल है तो मुझे लगता है कि दुनिया के सारे किसान तो आज तक भारत में एंट्री चाहते होंगे।
इससे स्पष्ट होता है कि ये हमारे देश में जो एक ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है वो आपके सामने है, और वो प्रोपेगेंडा जो है इसी ने आज तक, मैंने आपसे पहले शुरू में कहा था कि हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कि किसान की इनकम ना बढ़े। मैंने हर जगह कहा है कि क्या कारण है कि हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सिवाय कॉर्पोरेट की सोच के अलावा कभी जो आम आदमी के बारे या किसान के बारे वो सोच वैसी नहीं रखते हैं, और यही हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। आपका दूसरा सवाल था कि जो आपने इनकम की बात कही थी, उनका कहना है कि भाई कंपेयर किया उन्होंने, और मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है वो कि डॉलर टर्म्स में किया कि रुपीस टर्म में किया, जो भी है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ये तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, सबसे अमीर देश इसके मेंबर हैं 37 कंट्रीज, और वो जो कंट्रीज हैं उनका एक अध्ययन है जिसको कहते हैं प्रोड्यूसर सब्सिडी इक्विवेलेंट, या अभी उन्होंने देखा कि प्रोड्यूसर सब्सिडी कितनी मिलती है, या प्रोड्यूसर सपोर्ट कितनी मिलती है दुनिया के 54 कंट्रीज में, 54 मेजर इकोनॉमीज में। उस मेजर इकोनॉमीज में एक भारत भी आता है, और उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि OECD के सब कंट्रीज आएंगे, उसके अलावा कुछ और जो बड़े देश हैं जिनकी बड़ी इकोनॉमी है वो उसमें आते हैं। 54 कंट्रीज हैं, इसका पूरा अध्ययन है, एक एक कंट्री का उन्होंने अलग अलग एनालिसिस करके बताया है। वो ये कहता है कि सन 2000 से लेके अभी तक, 2000 से पहले वो वैसा एस्टिमेट नहीं करते थे इसलिए उनको पहले का नहीं पता, लेकिन 2000 से लेके 2000, क्योंकि 2023 में ये रिपोर्ट पेश हुई है अक्टूबर में, तो ये 2022 तक का आंकलन है। इस 22 साल में OECD का कहना है कि भारत एकमात्र देश है दुनिया का जहां पर कि किसानों को लगातार किसान जो है वो लगातार घाटे की खेती करते आ रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर हमारे देश में प्रॉफिट मिल रहा है किसानों को, सबसे ज्यादा अगर इनकम मिल रही है, तो ये OECD की रिपोर्ट में इंडिया सबसे बॉटम पे क्यों है? और अगर आप सोचते हैं कि वो रिपोर्ट गलत है तो आप उनको लिखिए, उनको चैलेंज करिए कि आपकी रिपोर्ट में गलती है। अगर वो रिपोर्ट साफ कह रही है कि साहब इंडिया में एक ही बात हुई है बड़ी स्पेसिफिक, कि उसमें मैंने शायद कहीं पहले भी ये बात कही थी कि 3 कंट्रीज जो है वो नेगेटिव जोन में है, अर्जेंटीना, वियतनाम और इंडिया। इंडिया एक ऐसा देश है क्योंकि अर्जेंटीना और वियतनाम ने तो अपनी बजट के माध्यम से अपने घाटे को पूरा कर दिया किसानों का। भारत में, जैसे मैंने हर जगह बोला है, हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, हमने घाटे को पूरित नहीं किया, हमने पूरा नहीं किया। रिजल्ट यह कि जैसे मैं हर जगह कहता हूं कि हमारा देश का किसान तो भगवान भरोसे है, उसको जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो ये कहना कि साहब ये जो आपने मुझे बताया कि साहब ऐसे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, तो मैं तो चाहूंगा सरकार एक ऑफिशियली OECD को लिखे कि हाँ, हमारी जो एनालिसिस है उसको आप मानिए, अपना एनालिसिस हमारे पे मत थोपिए। जी, लेकिन देवेंद्र जी, जो सरकार की तरफ से अभी जो ऑफर दिया गया था, जो लास्ट मीटिंग जो हुई है, उसमें जो ऑफर दिया गया था कि 5 फसलों पर 5 साल की जो गारंटी जो दी गई थी MSP की, और वो जो सरकारी कंपनीज है उनके जरिए जो दिया जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये ऑफर किसानों को मान लेना चाहिए था, या उन्होंने नहीं मान के सही किया है, या जो उनकी मांगे हैं, जो वो कह रहे हैं कि 23 फसलों पर उनको MSP की गारंटी दी जाए, वही ठीक रहेगा और तभी किसानों का उत्थान हो पाएगा, तभी वो बार बार जो आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं और बार बार उनकी शहादतें होती हैं, वो एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं, ये उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जो ऑफर वहां दिया गया था कि चंडीगढ़ में जो बात हुई थी तब, या नहीं, चंडीगढ़ में, पंजाब में बात हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि भाई 5 फसलों पे, जैसा कि आपने कहा, उसकी प्रोक्योरमेंट होगी, और वो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एम्फोसिस था उसके लिए जो प्रपोजल आया था, मुझे लगता है कि किसानों ने किस सोच से उसको रिजेक्ट किया वो तो किसान ही जानते हैं। लेकिन जहां तक हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि असली जो कॉज था जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं वो तो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी अधिकार देना 23 फसलों पे, जिसपे कि MSP हर साल अनाउंस होता है। यानी वो किसान जो लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे सारे देश के किसानों के लिए, उनका असर जो होता है वो सारे देश में फैलता, क्योंकि 23 फसलें जो है वो सारे
सारे देश में अलग अलग कोने में कोई ना कोई फसल उसमें से लगाई जाती है। तो ये हमें एक समझ में आता, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया जो प्रपोजल दिया गया था, क्योंकि वो एक तो सिर्फ पंजाब सेंट्रिक था और शायद कहीं लगा होगा पॉलिसी मेकर्स को कि पंजाब के किसान जो हैं अग्रणीय हैं, तो इसलिए लगता है कि उन्हीं का प्रॉब्लम एड्रेस कर दो। लेकिन किसानों को ये समझ आया कि जो डाइवर्सिफिकेशन का जो कारण है और या उसके फोकस है, ये तो 1980 के दशक से पंजाब में पहले एक हमारे इकोनॉमिस्ट बहुत जाने माने थे डॉक्टर जौहल, उनके तहत एक कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर कुछ सालों बाद फिर दूसरी उनकी रिपोर्ट आई, और उसके बाद अभी जो इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे देश के थे, पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर साहब अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने, उन्होंने भी एक बार ये कहा था कि पल्सेस के ऊपर अगर हम प्राइस ज्यादा दे और कुछ इंसेंटिव दे, तो ये उनका भी कहना था। तो उसको मतलब कहने का कि कोई न्यू आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं थी ये, लेकिन उसी को हम दोबारा एक रीपैकेज करके कह रहे थे कि प्रपोजल ये किसानों के लिए दिया गया है। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आता कि इस प्रपोजल के लिए किसान ने इतना जोखिम क्यों लेते हैं कि वो, जैसे आपने कहा, वो जो हाईवे है जिसके ऊपर कीले बिछी हैं, जैसा कि वॉर जोन बना हुआ है, उसको फेस करने की क्या जरूरत है? ये तो बात आप चंडीगढ़ में ही कर सकते थे आके, आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? दिल्ली चलो का नारा क्यों था? ये तो बात हम चंडीगढ़ में कर रहे थे, इतने सालों से पहले भी कर रहे हैं, और क्यों नहीं हुआ ये भी हम सब जानते हैं। पहले क्यों नहीं वो किसान शिफ्ट हुए और या उन्होंने अपने पैडी से निकलकर वो किसी और ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स पे गए हों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज तक, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब तक हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, किसानों ने पैडी का एरिया तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उससे डाइवर्सिफाई करने की बात तो जो होनी थी पता नहीं कहां गई वो, लेकिन आज वो एरिया सबसे हाईएस्ट है इस समय पंजाब में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो नीति जो बनाई गई थी या सोची गई थी, या उसको इंप्लीमेंट करने में कहीं तो खामियां रह गई, कहीं गैप रह गया है। तो उसको रीडिजाइन करना तो मुश्किल नहीं है, अगर वाकई सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर करना चाहें वो तो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस केस में किसान तो मांग रहे हैं, सारे देश के किसानों के लिए एक हायर एमएसपी, और उसकी तरफ ध्यान देने की बदले हमने उसको प्रयास ये किया कि उसको डाइवर्ट कर दिया अटेंशन, और बहुत सा मीडिया उस बात पे जैसे देखा है हमने कि वो लपक गया है, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा सोल्यूशन था और उसको किसानों ने एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी है। पर मुझे लगता है कि देश को एक इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार मिले और किसान की इनकम जो है वो बढ़े, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और यही एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है अगर हम नहीं कर पाए तो। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और बिल्कुल ऐसा दिखाया गया कि जैसे मोदी जी ने बहुत बड़ा दिल जो है वो दिखाया है, लगातार 3-3 मंत्री हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन किसान हैं कि वो अपनी बात पर जो है वो अड़े हुए हैं और उनकी मंशा कुछ और है, और लगातार इसी तरह का एक नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा है। पिछली बार भी जब किसान यहाँ पर आए थे, जब हमने देखा था 13 महीने तक थे, तब भी वही किया गया था, और अब पिछले 11 दिन से जब किसान यहाँ पर हैं तो उनके साथ तब भी वही किया जा रहा है। एक और बात जो लगातार कही जा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए और टीवी चैनल्स के जरिए, वो ये कि हम अलग अलग इंडस्ट्रीज को देखते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में चीजें बनती हैं, हम उनको हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि वो एक तरह से हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम उनको पैसे देते हैं, उनसे चीजें खरीदते हैं। तो ये किसान की जब बात आती है तो ये एहसान की तरह क्यों दिखाया जाता है? किसान फसलें उगा रहा है, हम उसके पैसे देते हैं, हम उसको खरीदते हैं, हमारे घर तक वो चीजें आती हैं, तो हमेशा एक बड़ी इमेज, एक इस तरह की इमेज क्यों दिखाई जाती है किसानों को लेकर? एक एहसान वाला जो एक नैरेटिव है वो लेकर जाता है। तो ये भी आप ये दो चीजें हैं देवेंद्र जी, कि एक तो आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वो बिजनेस कर रहे हैं सिंपल, और हम उनसे सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है, कंज्यूमर और की बात है। दूसरा, एक तरह का शहर वर्सेस गांव करने की भी यहाँ पूरी तरीके से कोशिश है कि एक तरह से जो बांटने की सियासत है वही इसमें नजर आती है कि आप शहर वर्सेस गांव भी इसमें कर रहे हैं, और उसमें वो समर्थित मीडिया जो है बात देता हुआ नजर आता है। आप इस पूरी नैरेटिव को कैसे देखते हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये शहर वर्सेस गांव की जो एक नैरेटिव को बिल्डअप किया जा रहा है ताकि देश को हम दो हिस्सों में बांट दें, ये मुझे लगता है कि बहुत ही दुखदायक है। इसलिए दुखदायक है कि मैं भी कई ऐसे शोज पे जाता हूं जहां मुझे पूछा जाता है कि अर्बन कंज्यूमर्स का क्या होगा। मैं उनसे बोलता हूं कि अर्बन कंज्यूमर अकेले क्यों बोलते हैं? भारत का अगर कंज्यूमर देखते हैं तो जो शहर में लोग रहते हैं वो 30% ऑफ द पॉपुलेशन है, 30% पॉपुलेशन का हिस्सा जो है वो शहरों में रहता है। चलिए आप उनको सबको अर्बन कंज्यूमर मान लीजिए तो 30% ही हो गया ना, लेकिन उससे बहुत अधिक जो कंज्यूमर है वो
वो खेती के दायरे में आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि 50% जो पॉपुलेशन है वो खेती से जुड़ी हुई है, यानी 70 करोड़ लोग जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं। तो वो एक तरफ 30% का इंटरेस्ट है, एक तरफ 50% का इंटरेस्ट है। लेकिन जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कभी इकट्ठा मिला के नहीं करते, तब हम शहर के कंज्यूमर की बात करते हैं। और जब हम गांव के प्रोड्यूसर की बात करनी है, कंज्यूमर की, वो भी कंज्यूमर है, तब हम उसकी बात करते हैं कि किसान जो है, किसान उसको बना देते हैं और शहर में तो कंज्यूमर होता है। मेरा मतलब कहना है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, और इसको कभी उन्होंने इकट्ठा करके नहीं देखा कि भाई कंज्यूमर को कितना इम्पैक्ट पड़ा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिका में सिर्फ 1.5% लोग जो हैं वो खेती में रह गए हैं। तो अमेरिका के लिए जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर नहीं है। यूरोप में 1 से 2% की पॉपुलेशन जो है वो खेती में रह गई है। तो वहां भी जब हम कहते हैं कंज्यूमर, तो प्रोड्यूसर तो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, इसलिए हम उसको नहीं गिनते हैं। लेकिन भारत में जहां पर कि तकरीबन 50% जो पॉपुलेशन है वो खेती से जुड़ी है, तो वहां जो हमारा देश का प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर भी है। और वो कंज्यूमर भी, क्योंकि जब तक उसके पास में अधिक पैसा नहीं आएगा, उसकी जो कैपेसिटी है वो जो है वो नहीं बढ़ती है, तो तब तक वो मतलब कंजम्पशन नहीं कर पाएगा। एंड इन ए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी ये हमें फोकस करना चाहिए, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक बात तो हमें ये समझनी है। दूसरी बात जो आपने कही है कि भाई ये नैरेटिव है कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे किसान पर, मैं इसकी बात एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आप 1-2 मिनट हम जा रहे हैं इस पे सोचें तो और भी अच्छा होगा, लोगों को समझ आएगा। देखिए 1970 में आप जानते हैं कि 1965 से पहले भारत जो था एक फूड इंपोर्टिंग कंट्री था, और उसमें हम जब अनाज बाहर से आता था तो वी वर ए कंट्री कॉल्ड एज शिप टू माउथ, इन शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, यानी सीधा जहाजों से अनाज आता था। हम भूखा देश था हमारा, तो वो सीधा उनके पेट में जाता था जो हमारे देश के गरीब थे। और वो शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस से दुनिया ये मानती थी। एक किताब आई थी 1975, उसमें ये कहा गया था पैडॉक ब्रदर्स द्वारा कि बाय द एंड ऑफ 70s हाफ ऑफ इंडिया वुड बी लेड टू अ स्लॉटर हाउस। यानी ये प्रेडिक्शन थी कि 1970 के दशक के अंत तक आधा देश जो है वो भूख के उसमें समा जाएगा, भूख के पेट में समा जाएगा, मैं तो यही कहूंगा। और उसमें क्या हुआ, जब भारत के किसानों ने जो हरित क्रांति आई, उन्होंने ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया कि वी बिकेम ए सेल्फ सफिशिएंट, फूड सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। हमने आयात बंद कर दिया, बल्कि अब तो हम नेट एक्सपोर्टर हैं। एक बात तो हमें यह समझनी है, 1970 में जिस टाइम हम अपना फूड प्रोडक्शन को बिल्डअप कर रहे थे, जो गेहूं का दाम था, मैं ये एक आपके सामने देना चाहता हूं, जो एक पिक्चर है वो समझ आए लोगों को कि क्यों आप सोचते हैं कि भाई आप एहसान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो आर्गुमेंट रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसको समझने का प्रयास करें। किसान को एमएसपी जो मिलता था गेहूं पर, वो मैंने कहा 1970 में वो 76 रुपए प्रति क्विंटल था। और ये उस समय था जब टीचर की सैलरी तकरीबन 90 रुपए होती थी पर माह। और जब उनकी सैलरी 10 रुपए बढ़ी अगले साल, तो उसको दिवाली मनाई गई थी वो टीचर्स द्वारा। ये उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। 1970 के बाद जो 76 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दाम था, वो 2015 में, ये 45 साल की स्टडी है मेरी और मेरी टीम की, और उसमें यह था कि वो 45 साल के पीरियड में गेहूं का दाम 1450 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। ये जो था ये 19 गुना की बढ़ोतरी थी। लेकिन जब आप इनकम पैरिटी के नॉर्म से देखना चाहते हैं कि बाकी सोसाइटी का क्या उसमें रहा उनके साथ, तो देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो बेसिक पे और डीए है, अभी मैं उनके एमोलूमेंट्स नहीं गिन रहा हूं, उनको एम्प्लॉइज को 108 अलाउंस मिलते हैं सारे मिलाकर। तो उसके अलावा देख लें, अगर हम उसको ना गिने, मैंने कहा बेसिक पे और डीए, उसकी 1970 और 2015 के बीच में 120 से 150 गुना की बढ़ोतरी होती है। जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, ये सब जो हैं, इनकी जो इनकम बढ़ी है वो 150 से 170 गुना बढ़ी है। स्कूल टीचर्स की जो इनकम है वो 280 से 320 गुना बढ़ी है। और किसान की इनकम जो है वो 19 गुना बढ़ी है। अब मैं, जितने भी लोग कहते हैं कि हम एहसान नहीं करते, उनको ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर एम्प्लॉइज की, टीचर्स की और स्कूल टीचर्स की इनकम भी अगर 19 गुना बढ़ी होती उस 45 साल के पीरियड में, तो आप मेरा दावा है कि उसमें से आधे तो आत्महत्या कर चुके होते और आधे नौकरियां छोड़ चुके होते अभी तक। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि साहब हम एहसान नहीं करते, आपको एहसान समझ आना चाहिए कि आपके ऊपर किसान ने कैसे एहसान किया है, क्योंकि उसको 19 गुना
कीमत मिलती है, जबकि जबकि जो मैंने बताया तीनों सेक्शंस है मेजर जो सोसाइटी के, उनको 120 से लेकर 320 गुना की उनकी इनकम बढ़ती है। अगर आप ये मान के चलिए कि 19 गुना जो इनकम किसान की उस बड़ी है 45 साल में, अगर वो जैसे मैंने आपको बताया ना 120 से 320 गुना बड़ी है बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, अगर किसान की इनकम 100 गुना बड़ी होती, चलिए ये मान लेते हैं हम कि 100 गुना बड़ी, उसके बराबर हम करना चाहते थे किसान की इनकम को जो बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 76 रुपए आपको गेहूं का दाम था 1970 में, वो बढ़ के 7,600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था 2015 में। अब आप समझ जाइए कि आपके ऊपर किसान ने कितना बड़ा एहसान किया है। आपको उस किसान को 1450 रुपए मिलते हैं। अब देखिए लॉस आपके सामने है, कहां 7600 रुपए मिलने चाहिए उसको, कहां उसको 1450 रुपए मिले हैं। और ये शहर वाले लोग कहते हैं कि हमने एहसान नहीं किया। अरे किसान तो देश का बोझ अपने कंधे पे उठा के चल रहा है। अगर उसने कम अपने 19 गुना दाम उसकी इंक्रीज हुई है जो इनकम है, तो वो किसको फायदा हुआ है? आप ही लोगों को फायदा हुआ है ना, जो कंज्यूमर्स हैं देश के। और वो आज इतने वो क्या कहते हैं, दे हैव बिकम सो थैंकलेस कि भाई वो इतना भी मानने को तैयार नहीं है कि हमें किसान ने कैसे बेल आउट किया है। किसान ने बेल आउट किया है देश की इकोनॉमी को, ना कि देश के जो हमारे बड़े बड़े सोचने वाले हैं उन्होंने कहीं सोचा हो कि किसान की हम मदद कैसा करें। इतने सालों से कभी आपने सुना कहीं पर कंज्यूमर्स ने कहा हो कि हमें किसानों के साथ खड़ा होना, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए? कभी नहीं कहा उन्होंने। मतलब उनको तो आदत पड़ गई आज सस्ता अनाज लेने की। अगर किसी रेडी पर कोई फ्रूट भी है, अगर वो 20 रुपए मिलता है या 50 रुपए मिलता है, तो आप देखते हैं रेडी पे आर्गुमेंट होते हैं कि साहब इसको कम करिए, ज्यादा लूट रहे हो आप ये कर। लेकिन जब मॉल में जाते हैं तो कभी आपकी हिम्मत भी हुई है कि उससे पूछ ले कॉफी के कप पे हो या किसी और चीज पे लेने को हो कि आप इसको जरा हमें थोड़ा कम कर दीजिए इस प्राइस को? क्या कारण है कि किसान को ही हम मान के चलते हैं? ये बुशरा जी एक्चुअली ये इकोनॉमिक सोच का हिस्सा है। इकोनॉमिक सोच ये करती है दुनिया में, उन्होंने हर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस रखा हुआ है सिवाय एग्रीकल्चर के ऊपर। क्या कारण है कि भाई आपके पास आपने पेन भी लेना है तो उसके ऊपर प्राइस टैग लगा होता है, आपने कार भी लेनी है तो उसके ऊपर प्राइस फिक्स होता है। लेकिन क्या कारण है कि आलू, प्याज, सब्जी जो भी आपने एग्रीकल्चर का लेना उसी के ऊपर प्राइस नहीं होता, उसके ऊपर दाम फिक्स नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता कि यू वांट एग्रीकल्चर टू बी एक्सप्लॉइटेड। ये इसीलिए क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से वो क्योंकि उसमें खेती से जितने लोग निकलेंगे, इसलिए हम उसके दाम को कम रखते हैं ताकि मजबूरन वो खेती से बाहर निकलें। तो उससे क्या होता है कि वो चीप लेबर फोर्स इंडस्ट्री को मिलती है। तो एग्रीकल्चर का योगदान दो जगह पे है, एक तो चीपर रॉ मटेरियल और एक चीपर लेबर फोर्स इंडस्ट्री के लिए। कमाल नहीं है ये? बताइए मुझे और किसी भी सेक्टर में ऐसा क्यों नहीं होता, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कि उसको मार्केट के हवाले छोड़ दिया जाए? जब ये लोग कहते हैं कि वो भी तो मार्केट से ऑपरेट करते हैं, मेरा सिर्फ एक कहना है जी, आप चाहे मर्सिडीज लेके आए चाहे आप मारुति लेके आए, दोनों के ऊपर प्राइस टैग मत लगाइए। आप ये मत लिखिए कि मर्सिडीज की इतनी प्राइस है और मारुति की इतनी प्राइस है, फिर आप मार्केट के शोरूम में रखिए। मैं देखता हूं कि कौन उसको जितनी कीमत ये मांग रहे हैं, बाजार कितनी कीमत देता है उनको। कहने का मतलब यह है कि आपने बड़ा होशियारी से किया है। आप एग्रीकल्चर को कहते हैं ये मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है वो प्राइस टैग के साथ मार्केट में आते हैं। ये तो हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के साथ कर दीजिए। क्यों नहीं टमाटर के ऊपर फिक्स हो कि भाई 10 रुपए इस साल प्राइस है, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, ताकि वो कम से कम जैसे पेन के ऊपर कीमत लिखी है, दवाई के ऊपर कीमत लिखी है, हर चीज पे कीमत लिखी है, तो उसकी भी तो कीमत होनी चाहिए। तो यही तो मांग रहे हैं किसान, इसमें गलत क्या मांग रहे हैं? आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसान ने हमारा बोझ उठाया है, हमने कोई उस पे जो कहते हैं ना कि मेहरबानी नहीं की है। जी बिल्कुल। और जब हम बाजार में, जैसा आप बोल रहे हैं, सामान लेने खरीदने जाते हैं तो हम तमाम चीजों, जो हम कपड़े पहन रहे हैं या जिस फोन से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, लैपटॉप पर जो मैं काम कर रही हूँ, सबके हम एमआरपी देते हैं, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस देते हैं हम। और यहाँ किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसका ये है कि लहसुन जो है, क्योंकि अभी लहसुन बहुत महंगा है, 500 रुपए किलो के करीब वो मिल रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि लगातार किसान जो लहसुन उगा रहे थे उनकी वो कीमत नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे किसानों ने उसको लहसुन को उगाना जो है वो कम कर दिया, और जब मार्केट में वो चीजें कम आनी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसके दाम बढ़े, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो अगर यही तमाम किसान, ना सिर्फ लहसुन के मैंने एग्जाम्पल दिया है, अगर तमाम चीजों पर करना शुरू कर दें
तो सोचिए जो कंज्यूमर आज आज नाक भों चढ़ा रहा है और तरह तरह के सवाल किसानों को लेकर कर रहा है, फिर उसका क्या हाल होगा। अगर किसी फैमिली, उनके बच्चे आगे ये सोच लें कि भाई हमें अगर हमारी मेहनत की कमाई का पैसा नहीं मिल रहा है, सुसाइड करने पर हम मजबूर हैं, तो हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। और अभी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि फिर देश में क्या हो जाएगा, किस तरह का हाहाकार होगा, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। और फिलहाल इन तमाम चीजों को एक दूसरे चश्मे से जो है वो देखा जा रहा है। संक्षेप में लास्ट कमेंट बस मैं आपका चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है। आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में किसान के बच्चों ने ये सोचना शुरू कर दिया, या इसी तरह से जो उनको सपोर्ट प्राइस नहीं मिला और धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो हैं उनको अगर उगाना बंद कर दिया तो फिर बाजार का हाल क्या हो जाएगा? ये बाजार का हाल क्या होगा ये तो आप भी जो बता रहे हैं, हम भी जो इंडिकेट कर रहे हैं वो तो एक बात होगी। लेकिन मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहता हूं कि हमारी मानसिकता में ये है कि भाई एग्रीकल्चर जो है वो इट्स ए डाउन मार्केट सब्जेक्ट और उससे जितनी जल्दी निकला जा सके उतना प्रयास हो रहा है। सारे दुनिया में हुआ है, अब हमारे देश में भी हो रहा है। पर मुझे लगता है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू फार्मर्स। और अगर फूड नहीं होगा, जैसे कहा जाता है कि नो फार्मर नो फूड की जो हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं, उसके ऊपर भी बड़ा अटैक हो रहा है आजकल। वो अलग विषय होगा, कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो हमारी सोच में आ गया है कि हमें एग्रीकल्चर से पॉपुलेशन को निकालकर शहर में लाना है, मुझे लगता है कि अब ये आउटडेटेड थिंकिंग थी। अब दुनिया ने जो करना था कर लिया। लेकिन आज हमारे देश में ये होना चाहिए, हम इसी पॉपुलेशन को जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनकी ज्यादा कैपेसिटी बिल्डअप करें, इकोनॉमिक कैपेसिटी बिल्डअप करें, क्योंकि जितना पैसा उनके पास जाएगा उतना ही मार्केट में आएगा। और जब मार्केट में आएगा तो डिमांड ह्यूज क्रिएट होगी और हमारी ग्रोथ जो है वो दौड़ेगी। तो ये हमें सोच के चलना चाहिए। ये बड़ा पॉजिटिव मॉडल है कि अगर हम खेती की तरफ ध्यान दें। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि एक जो हमारी जो फोकस रहा है अभी तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद कि हमने इंडस्ट्री को एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि हमें एग्रीकल्चर को सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना चाहिए। और अब देखेंगे कि हमारा जो ग्रोथ की गति है वो किस तरीके से दौड़ती है। और यही मुझे लगता है कि फ्यूचर है। एंड लेट्स होप कि कुछ सेंसिबल या कुछ सेनर डिसीजन हम ले सकें, ताकि ये ना हो कि एक समुदाय को हम बिल्कुल पीछे छोड़ जाएं और हम ग्रोथ की जो जिस ट्रेजेक्टरी पे चल रहे हैं वो उस समुदाय का हाथ पकड़कर हम अगर नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो वाकई ही वो विकास जो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो तो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। और ये देखना होगा कि आज किसान क्या फैसला करते हैं दिल्ली कूच को लेकर, और फिर सरकार का रवैया क्या रहता है और आगे क्या बातचीत से कोई हल निकलता है। क्योंकि फिलहाल जो तेवर नजर आ रहे हैं वो लग नहीं रहा है कि ये कोई समाधान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे समाधान की तरफ बढ़े, ताकि जो किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़कर जो अभी बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं हार्श कंडीशंस में, वो अपने घर जाएं, अपनी खेती बाड़ी को देखें, अपने घर में आराम से रहें और सुकून से ये रहें कि जो वो फसल उगा रहे हैं, जो वो मेहनत कर रहे हैं, उसका मेहनत का फल, वो जो कमाई है वो उनके घर तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।